हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास के जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं क्विकली कंफर्म करेंगे उनका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके। सो कर देंगे कंफर्म क्विकली। मैं वेट कर रहा हूं उनके कंफर्मेशन की। यस, कर दीजिए, डू इट क्विकली सो दैट वी कैन स्टार्ट। जैसा आप नोट कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसके मॉड्यूल सी के चैप्टर 27 जो डिफरेंट रेगुलेटर्स हैं उनके ऊपर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इस सेशन का जो फोकस रहेगा वो इंश्योरेंस रेगुलेटर के साथ IRDAI। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस ये पहला क्वेश्चन हमारे, व्हेन वाज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड। सो IRDAI को इस्टेब्लिश कब किया गया? अप्रैल 1999 में, अप्रैल 2000 में, अप्रैल 2001 में या अप्रैल 2002 के अंदर इसको इस्टेब्लिश कब किया गया रेगुलेटर को? इंश्योरेंस रेगुलेटर को इस्टेब्लिश कब किया गया? रिकॉल करिए, आपने कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग में क्या पढ़ा था? तो हियर आंसर इज अप्रैल 2000। व्हाट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ IRDAI? इस रेगुलेटर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट इंटरेस्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, to regulate and develop business of insurance and reinsurance in India, to promote interest of policy holders, to promote interest of the government। हमने बताना है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। कई सारे ऑब्जेक्टिव होंगे, जो इनमें बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो कौन सा है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। तो व्हाट इज द आंसर हियर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए? Yes, question number 2, what is the answer? क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है दैट इज बी। इंश्योरेंस का बिजनेस और री इंश्योरेंस का बिजनेस रेगुलेट करना और डेवलप करना। इंश्योरेंस क्या होता है वो तो हम अंडरस्टैंड करते हैं। री इंश्योरेंस क्या होता है? लेट मी एक्सप्लेन। सो री इंश्योरेंस होता है इंश्योरर को इंश्योर करना। तो एक इंश्योरेंस कंपनी है, ये इंश्योरेंस करके रिस्क अंडरटेक करती है और अपने रिस्क को ये किसी और संस्था से इंश्योर करवाती है, सो दैट अदर इंस्टीट्यूशन जो इसके इंश्योरेंस कंपनी के रिस्क को इंश्योर करती है, तो इसको हम कहते हैं री इंश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्होत्रा कमेटी? सो मल्होत्रा कमेटी इज ए फेमस कमेटी इन द सेक्टर ऑफ इंश्योरेंस। तो इस कमेटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे जब इस कमेटी का गठन किया गया? तो व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स? टू इस्टेब्लिश IRDA, टू रिफॉर्म इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया, टू इंक्रीज द स्टेक ऑफ गवर्नमेंट इन इंश्योरेंस कंपनीज, या टू क्रिएट मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल सिस्टम सूटेबल फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्या आंसर रहेगा? What was objective of this committee? इस कमेटी का ऑब्जेक्टिव क्या था? क्वेश्चन नंबर 3, so what shall be the answer? So answer will be B, इंश्योरेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स लेके आना। जैसे बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स नरसिम्हम कमेटी की रिकमेंडेशंस के ऊपर आए, उसी प्रकार से इंश्योरेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स मल्होत्रा कमेटी रिकमेंडेशंस के ऊपर आए। अब मल्होत्रा कमेटी RN मल्होत्रा जी थे, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं, तो उनकी अध्यक्षता में, उनकी चेयरमैनशिप में ये कमेटी का गठन किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेशंस ऑफ मल्होत्रा कमेटी? इनमें से कौन सी रिकमेंडेशन नहीं है
मल्होत्रा कमेटी की। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर हैं जिनके बारे में हमें आंसर प्रोवाइड करना होगा। सो सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करें और फिर आंसर देने की कोशिश करें। Private insurance companies with minimum paid up capital of rupees 1 crore should be allowed to enter the industry. Government stake in insurance company be brought down to 50%. All insurance companies should be nationalized. Foreign companies may be permitted to enter the industry in collaboration with the domestic companies. Question number 4. So कौन सी रिकमेंडेशन आपको लगता है कि ये मल्होत्रा कमेटी ने नहीं दी होगी? ये तो उसके पर्पस के अगेंस्ट है। So which of these appears to be correct? So it is option C. सभी इंश्योरेंस कंपनी को नेशनलाइज कर देना नो। तो यहाँ पे तो प्राइवेटाइज करने के ऊपर फोकस था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर, क्योंकि हमने आंसर देना विच इज नॉट रिकमेंडेशन। According to recommendations of Malhotra Committee, what is the minimum paid up capital required for private insurance companies to enter in industry? तो अगर प्राइवेट सेक्टर कंपनी ने इंश्योरेंस के बिजनेस में आना है तो उसका मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए? 10 करोड़, 50 करोड़, 75 करोड़ और 100 करोड़। बहुत आसान सा आंसर है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 में अवेलेबल था। Yes, what is the answer? तो आंसर इज 100 करोड़। चलें अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज मैक्सिमम परसेंटेज विच GIC जनरल इंश्योरेंस कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी कैन होल्ड इन एनी कंपनी अकॉर्डिंग टू मल्होत्रा कमेटी रिकमेंडेशंस? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं 5%, 10%, 15% या 20%। मल्होत्रा कमेटी की रिकमेंडेशन में जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी या इसकी सब्सिडरीज हैं तो वो मैक्सिमम परसेंटेज कैपिटल कितना होल्ड कर सकते हैं किसी कंपनी के अंदर? यस, रिकॉल करिए जो आपने प्रेपरेशन किया है, कॉन्सेप्ट्स को जो अंडरस्टैंड कर रखा है आपने उसको रिकॉल करके आंसर देने की कोशिश करें। तो आंसर हियर इज 5%। 5% तक वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। According to recommendations of Malhotra Committee, should a single entity deal in both life and general insurance? इस कमेटी की रिकमेंडेशंस के मुताबिक क्या कोई एक कंपनी सिंगल एंटिटी दोनों ही तरह का इंश्योरेंस बिजनेस कर सकती हैं, यानी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस भी और जनरल इंश्योरेंस बिजनेस भी? यस दे कैन डू, नो दे कैन नॉट डू, ओनली इफ इट हैज मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 500 करोड़ or only if it is a government owned entity. So what will be the answer here for question number 7? Question number 7 का आंसर क्या बनता है? तो आंसर here is no. So कोई भी एक इंश्योरेंस कंपनी दोनों तरह के बिजनेस को नहीं कर सकती। What is the purpose of reducing mandatory investment in LIC life funds in government securities from 75% to 50% according to recommendations of Malhotra Committee? तो इसके पीछे पर्पस क्या था कि जो मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट के लेवल को रिड्यूस करना ऑफ LIC लाइफ फंड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 75% रिड्यूस करके 50% करना, टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट, to encourage investment in real estate sector, to reduce dependence on government on LIC, to increase returns for policy holders. तो इनके पीछे पर्पस क्या था? What was the purpose? सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करें और फिर आंसर प्रोवाइड करें। So purpose here was to reduce dependence of government on LIC funds. LIC के जो फंड्स हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट की जो डिपेंडेंस है
तो LIC गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है जिससे गवर्नमेंट को बोरो करने में हेल्प मिलती है, तो उस डिपेंडेंस को रिड्यूस करने का पर्पस था। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशंस ऑफ मल्होत्रा कमेटी व्हाट शुड LIC डू इन केस ऑफ डिले इन पेमेंट बियॉन्ड 30 डेज। अगर LIC की तरफ से डिले होता है पेमेंट करने में बियॉन्ड 30 डेज का, तो मल्होत्रा कमेटी का रिकमेंडेशन इसके बारे में क्या था? टू पे पेनल्टी टू पॉलिसी होल्डर, टू वेव ऑफ द पेमेंट, टू पे इंटरेस्ट फॉर डिले पीरियड, या डू नथिंग। क्वेश्चन नंबर 9। सो क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 9 का? क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द आंसर? सो आंसर इज पे इंटरेस्ट ऑन डिले। सो जितने पीरियड के लिए डिले होगा बियॉन्ड 30 डेज, तो उसके ऊपर LIC को इंटरेस्ट पे करना होगा। व्हाट इज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ मल्होत्रा कमेटी? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या था मल्होत्रा कमेटी की रिकमेंडेशन का? टू प्रमोट इंटरेस्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, टू इंक्रीज द स्टेक ऑफ गवर्नमेंट इन इंश्योरेंस कंपनीज, to improve customer service and increase coverage of insurance industry, or to reduce competition in the insurance industry। तो जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो क्या था? तो यहाँ पे हमने आंसर देना है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को लेकर के। तो रिकॉल करें अपनी प्रेपरेशन को और फिर इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनता है वो बनता है हमारा सी। जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें जो कस्टमर सर्विस है उसको इम्प्रूव करना, साथ में इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है उसका जो कवरेज है उसको इंक्रीज करना। तो ये ओवरऑल एक ऑब्जेक्टिव था। Who heads IRDA according to section 4 of IRDA Act 1999? IRDA को हेड कौन करता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4? So it is 5 whole time members, 4 part time members, full time chairman या गवर्नमेंट। तो इसको हेड कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 11। तो हु हेड्स IRDAI? तो इसको हेड करता है फुल टाइम चेयरमैन। हाउ मेनी होल टाइम मेंबर्स आर देयर इन IRDAI बोर्ड? इसके कितने बोर्ड्स के मेंबर्स हैं होल टाइम मेंबर्स? 4 मेंबर्स, 5 मेंबर्स, 6 मेंबर्स या 7 मेंबर्स? कितने मेंबर्स हैं IRDAI के बोर्ड के? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? क्वेश्चन नंबर 12। सो देयर आर 5 मेंबर्स, 5 होल टाइम मेंबर्स हैं। फ्रेंड्स, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी तक लाइक डिसलाइक कंप्लीट नहीं हुआ है। क्विकली कंप्लीट कर देंगे लाइक डिसलाइक को। और मीनवाइल मैं ये जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, रादर मैं इम्पोर्टेंस ले करना चाहूँगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट को आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी लाने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है कि हम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें। और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, हमारा क्वेश्चन बैंक है हमारी ऐप के अंदर। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर यू। तो उसको यूज करें और बेनिफिट लें अपनी प्रेपरेशन को इम्प्रूव करने में। और जिनका लाइक डिसलाइक अभी भी नहीं हुआ, मैं वेट कर रहा हूँ, क्विकली वो लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे। सो डू इट क्विकली। तो चलिए आप लाइक डिसलाइक को कंप्लीट करिए। इवन मेरा रिक्वेस्ट रहेगा उन स्टूडेंट्स को जो इस वीडियो को लाइव नहीं देख रहे होंगे, रिकॉर्डेड वर्जन को देख रहे होंगे, तो वो भी लाइक डिसलाइक के प्रोसेस को ज़रूर कंप्लीट कर देंगे वीडियो को पॉज कर लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज ड्यूटी ऑफ IRDA? IRDA की ड्यूटी क्या है? तो इसको हम छोड़ दें, सो इसको भूल जाएं, ये क्या लिखा हुआ है। सो IRDAI, इसकी ड्यूटी क्या है? ये डिफरेंट ऑप्शंस है, देखिए इनमें से इसकी ड्यूटी क्या बनती है। टू प्रमोट इंटरेस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज, टू रेगुलेट ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस, टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, या टू एनकरेज मेल प्रैक्टिसेस इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 13। सो कौन सा ऑप्शन आपको लगता है आंसर करेक्ट वन है क्वेश्चन 13 के लिए? सो क्वेश्चन 13 के लिए जो आंसर बनता है दैट इज बी, टू रेगुलेट ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस। What are the powers and functions of IRDA? IRDA के powers और functions क्या क्या हैं? Issuing certificate of registration, promoting efficiency in conduct of insurance business, levying fees and other charges for carrying out purpose of this act, this act mean Insurance Act, IRDA Act, या ये सारे के सारे ही हैं? What are powers and functions of IRDA? और क्वेश्चन नंबर 13 हम आंसर को थोड़ा सा वाइड करें, इनफैक्ट मैं इसको रिव्यू कर रहा हूँ आंसर को, तो इसमें जो आंसर ज़्यादा अप्रोप्रिएट बनेगा वो बी एंड सी दोनों ही ऑप्शंस को करेक्ट मानेंगे हम, तो दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट आंसर। इंस्टेड ऑफ सेइंग बी अलोन, लेट इट बी बी एंड सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। सो व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14? सो ये सारी की सारी ही पावर्स और फंक्शन IRDA के हैं। Which of the following is not included in powers and functions of IRDA? तो यहाँ पे हमने आंसर देना है what is not included. Regulating investment of funds by insurance companies, specifying percentage of life insurance business and general insurance business to be undertaken by insurer in the rural or social sector, promoting interest of insurance companies, या specifying requisite qualifications, code of conduct and practical training for intermediaries or insurance intermediaries and agents. तो कौन सा ऑप्शन हमारा लगता है दैट इज करेक्ट वन? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15, व्हाट इज द राइट आंसर? सो 15 का राइट आंसर बनता है हमारा सी, प्रमोटिंग इंटरेस्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। तो इंश्योरेंस कंपनीज के इंटरेस्ट को प्रमोट करना ये एस्पेक्ट IRD का नहीं है। इंश्योरेंस कस्टमर के इंटरेस्ट को या पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को प्रमोट करना, तो ये सेबी की पावर्स भी है और फंक्शन भी है। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ IRD इन द मैटर्स ऑफ कंसर्निंग पॉलिसी होल्डर्स? सो पॉलिसी होल्डर से संबंधित जो भी मैटर्स हैं उनमें IRDA की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इशू सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, प्रमोट एफिशिएंसी इन कंडक्ट ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, या लेवी फी एंड अदर चार्जेस टू कैरी आउट पर्पसेस ऑफ द एक्ट। तो बहुत आसान सा आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का, एंड आई थिंक एवरीवन विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। Yes, question number 16. तो आंसर here is C, protecting interest of the policy holders. Which committee does IRDA supervises the functioning of? किस कमेटी की फंक्शनिंग को IRDAI सुपरवाइज करता है? टैरिफ एडवाइजरी कमेटी, इन्वेस्टमेंट कमेटी, ऑडिट कमेटी,
या एग्जीक्यूटिव कमेटी। तो किस कमेटी की फंक्शनिंग को IRDAI सुपरवाइज करता है? Yes, question number 17. What shall be the answer? So it is a tariff advisory committee. So वो कमेटी जो प्राइमरली प्रीमियम्स एटसेट्रा को डिसाइड करती है। Which power of IRDA allows it to adjudicate a dispute between insurers and intermediaries or insurance intermediaries? So कौन सी पावर है IRD के पास जो उसको ये पावर देती है कि वो जो डिस्प्यूट्स हैं उनमें वो फैसला कर सके? तो किन मैटर्स को लेके, जो इंश्योरर्स के बीच में है या इंटरमीडियरीज के बीच में है या इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज के बीच में है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। देखिए इनमें से कौन सी पावर IRDA के पास है। तो आसान सा आंसर है। तो ये पावर है टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स। एडजुडिकेट होता है डिसाइड करना, डिस्प्यूट्स को बिटवीन इंश्योरर्स एंड इंटरमीडियरीज और इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज। क्वेश्चन नंबर 19. Which entities are regulated by IRDAI? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। So which entities are regulated by IRDAI? तो दोनों तरह की एंटिटीज को रेगुलेट करता है IRDA, जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी उनको भी, जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको भी। Which of the following is not a type of intermediaries regulated by IRDA? इनमें से कौन सा वो इंटरमीडिएट जो IRDA जिसको रेगुलेट नहीं करता है? कॉर्पोरेट एजेंट्स, ब्रोकर्स, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स या ऑल ऑफ द अबव आर रेगुलेटेड बाय IRDA? सो किन को वो रेगुलेट नहीं करता? इंटरमीडिएरीज को। क्वेश्चन नंबर 20. तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए हमारा आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव रेगुलेटेड बाय IRDA, यानी इनमें से तो कोई नहीं है जिनको IRDA रेगुलेट नहीं करता। कॉर्पोरेट एजेंट्स को भी, ब्रोकर्स को भी और थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स भी जो इंश्योरेंस बिजनेस के साथ एसोसिएटेड है, उन सभी को रेगुलेट करता है IRDA। हाउ ऑफन आर ऑन साइट इंस्पेक्शंस कंडक्टेड बाय IRDA? सो एक होते हैं ऑन साइट, एक होते हैं ऑफ साइट। ऑन साइट मीन्स वेयर actual inspection is conducted by visiting premises of the insurance company on a monthly basis, on a quarterly basis, on annual basis या on biannual basis. How often on-site inspection is conducted by IRDA? Question number 21. So it is done annually. What is the primary objective of off-site surveillance conducted by IRDAI? तो off-site होता है through returns, through statements called. तो ये हमारे ऑप्शन आंसर है। सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करें और फिर आंसर प्रोवाइड करें। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ-साइट सर्वेलेंस का। So what is the answer for question number 22? To check compliance with Insurance Act rules and regulations, to identify companies showing financial deterioration, to review internal controls and checks at offices of insurance companies, या to monitor developments and issue directions as necessary. Question number 22. क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 22 का? तो यहाँ पे आंसर बनेगा हमारा बी,
सो जो कंपनीज फाइनेंशियल डिटीरियोरेशन जिनमें नजर आती है तो उसको आइडेंटिफाई करना। व्हाट इज माइक्रो इंश्योरेंस? सो माइक्रो इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस फॉर लार्ज कॉरपोरेशंस, इंश्योरेंस फॉर लो इनकम पीपल विद अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स, इंश्योरेंस बाय लग्जरी आइटम्स या इंश्योरेंस फॉर हाई रिस्क एक्टिविटीज। माइक्रो इंश्योरेंस हम किसको कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज माइक्रो इंश्योरेंस? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आंसर बड़ी आसानी से हम पिक कर सकते हैं। यस, व्हाट इज द आंसर? सो आंसर बी इज द राइट आंसर। इंश्योरेंस लो इनकम पीपल को विद अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स ऑफर करना, तो दैट इज माइक्रो इंश्योरेंस। Who is allowed to act as agent for insurance companies in marketing micro insurance products? किसको परमिट किया जाता है एजेंट के तौर के ऊपर इंश्योरेंस कंपनीज के लिए अगर माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करना है तो? ओनली गवर्नमेंट एंटिटीज, ओनली लाइसेंस्ड इंश्योरेंस एजेंट्स, एनजीओस, एसएचजीस एंड अदर परमिटेड एंटिटीज, या ओनली इंडिविजुअल्स विद हाई इनकम? तो किनको परमिट किया जाता है टू एक्ट एज एजेंट टू मार्केट माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट? क्वेश्चन नंबर 24, सो व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 24? तो आंसर इट इज सी, एनजीओस को, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, या इसी तरह की कुछ और एंटिटीज को। What do regulations on rural and social sector obligation require insurers to do? तो जो रेगुलेशंस हैं ऑन रूरल और सोशल सेक्टर ऑब्लिगेशंस के ऊपर वो इंश्योरर्स को, इंश्योरेंस कंपनीज को क्या करना चाहती हैं? फुलफिल सर्टन टारगेट्स ऑन एनुअल बेसिस, प्रोवाइड इंश्योरेंस ओनली टू अर्बन एरियाज, इग्नोर नीड्स ऑफ लो इनकम पीपल, और नन ऑफ दीज। तो वो रेगुलेशन जो हैं वो क्या करवाना चाहती हैं इंश्योरर से या इंश्योरेंस कंपनी से? क्वेश्चन 25, तो क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन 25 का? सो 25 का आंसर रहेगा ए, फुलफिल सर्टन टारगेट्स ऑन एनुअल बेसिस। व्हाट इज पर्पस ऑफ माइक्रो इंश्योरेंस रेगुलेशंस इश्यूड बाय IRDAI? इनका पर्पस क्या है माइक्रो इंश्योरेंस रेगुलेशंस का जो IRDA ने इशू की? टू प्रोटेक्ट हाई इनकम पीपल, to provide insurance to rural areas only, to provide affordable insurance product to low income people, none of these. Question number 26, तो कौन सा ऑप्शन आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 26 के लिए? तो यहां पे आंसर हमारा बनता है सी, टू प्रोवाइड अफोर्डेबल इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू लो इनकम पीपल। व्हाट इज रोल ऑफ इंटरमीडियरीज इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री? इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज के अंदर जो इंटरमीडियरीज अलग अलग तरह के काम करते हैं उनका रोल क्या है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। देखिए इसमें बेस्ट ऑप्शन हमारा कौन सा बनता है? क्वेश्चन 27, they regulate insurance companies, they offer insurance product to low income people, they act as agent for insurance companies, या इनमें से कोई भी नहीं? क्वेश्चन नंबर 27, what shall be the answer for question 27? तो आंसर हमारा यहाँ पे बनता है वो एजेंट के तौर के ऊपर काम करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को वाइंड अप करने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, अगर इस सेशन के साथ रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है
तो इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो उससे या तो आप इस ईमेल आईडी के ऊपर हमें पोस्ट कर सकते हैं, या हमारी ऐप जो है उस ऐप का जो मैसेज बॉक्स है तो वहाँ पे अपना क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। वी विल सूटेबली आंसर एंड हेल्प यू। चलिए अब आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।